हाँ हाँ, अरे अब पता है बंगाल में बीजेपी जीत गई। ठीक 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 है यार, तू फोन काट। रुक, आंसू तो नहीं दिख रहे? नहीं मतलब ये तो नहीं पता चल रहा है कि मैं अभी रो के हटा हूं? दिख रहे हैं? आज ये चश्मा लगा के कर दूं क्या? लाइट दिख रही है तो फिर तू रोक दे। एक मिनट के लिए कैमरा रोक दे प्लीज। बीजेपी जीत गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। कसम से भाई साहब सही बोलते हैं लोग कि आदमी की जुबान पे दिन में एक बार सरस्वती जरूर विराजती है। देखो ना, मैंने पिछले ही वीडियो में दुआ मांगी थी कि अच्छा है बीजेपी बंगाल में जीत जाए, बीजेपी हर जगह जीत जाए, और देखो बीजेपी जीत गई। अब पछतावा हो रहा है कि काश बीजेपी की जीत की बजाय दुआ में राज्यसभा की सीट मांग लेता। वैसे इस इलेक्शन रिजल्ट से कई चीजें देश में अच्छी होने जा रही हैं। जैसे बंगाल में बीजेपी की जीत से देश में अब घुसपैठियों का मुद्दा खत्म। अब कम से कम बीजेपी वाले हर एक इलेक्शन में घुसपैठियों का नाम लेकर हिंदुओं को नहीं डराएंगे। बंगाल में बीजेपी की जीत से यह भी भ्रम दूर हो गया है कि मांस मछली खाने से या मंगलवार को खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है या भगवान नाराज हो जाते हैं। भाई वो तो उल्टा बम्पर आशीर्वाद देते हैं। केरल में कांग्रेस की जीत से वामपंथियों का मुद्दा भी खत्म, क्योंकि वामपंथ का आखिरी किला वो भी ढह गया। अब वामपंथी सिर्फ जेएनयू के म्यूजियम में पाए जाएंगे। अजीब विडंबना है, जिन कांग्रेसियों को बीजेपी वाले वामपंथी वामपंथी बोलकर चिढ़ाते रहते हैं, उन्हीं कांग्रेसियों ने वामपंथ को अंतिम श्रद्धांजलि दे दी। खैर, आज के शो में हम मजाक नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो विपक्षी दलों के साथ बीजेपी और चुनाव आयोग कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या अब भारत भी चीन की तरह सिंगल पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ता जा रहा है? क्या अब बीजेपी के सामने देश में कोई चैलेंज, कोई चुनौती नहीं बची है? क्या ऐसी हालत बीजेपी और चुनाव आयोग ने बना दी है, या फिर इसके लिए विपक्षी दलों का नकारापन भी दोषी है? ये ऐसा एनालिसिस है दोस्तों जो आपको शायद ही किसी और चैनल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी चैनल विश्लेषण करने से पहले ये ध्यान में रखते हैं कि कहीं फलानी पार्टी के समर्थक नाराज ना हो जाएं, कहीं हमारी व्यूअरशिप कम ना हो जाए। लेकिन भाई हम व्यूअरशिप से नहीं डरते, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। चाहते तो हम भी चुनाव आयोग और ईवीएम को कोस के अपनी बात खत्म कर सकते हैं, लेकिन देखो उनको कोसने का मतलब तब बनता है जब कोई दल बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा हो। ममता बनर्जी लड़ी, खूब लड़ी, उन्होंने संगठन पर, स्ट्रेटजी पर काम किया, इसलिए उन्होंने 15 साल तक बंगाल में राज किया, और यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर विपक्ष में बैठकर वो अपनी इक्का दुक्का गलतियों को दूर कर लेंगी, संघर्ष करेंगी, तो शायद वो वापसी भी कर लेंगी, क्योंकि उनको लड़ना आता है। लेकिन बाकी दल, कांग्रेस जैसे दल जो इलेक्शन लड़ने की सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, अगर वो बंगाल, आसाम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में हार के बाद चुनाव आयोग की शिकायत करते हैं, तो ये बात गले नहीं उतरती। और वो फॉर्मेलिटी शब्द बहुत सोच समझकर यूज कर रहा हूं, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा क्यों। एक तरफ थलपति विजय है, जिन्होंने सिर्फ 2 साल के भीतर अपनी नई पार्टी भी बना ली और तमिलनाडु जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स स्टेट में सरकार भी बना ली। लेकिन दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी, लगभग 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है, जो पिछले 12 साल में अपना संगठन तक नहीं बना पाई। कुछ राज्यों में तो दशक भर बाद संगठन बना है, और संगठन बना तो उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि ऊपर से कोई काम दिया ही नहीं जाता। बीजेपी के एग्जाम्पल से आप इस पूरी की पूरी सिचुएशन को समझिए। किसी भी स्टेट में बीजेपी पहले अपना संगठन बनाती है, स्टेट, जिला, ब्लॉक से लेकर पन्ना प्रमुख तक, फिर टाइम पर उस संगठन को टास्क देती है, काम देती है कि आज ये करना है, कल को वो करना है। जैसे कि अभी महिला आरक्षण वाला जो मुद्दा था, बीजेपी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया, और यह भी नहीं है कि चलो संसद में पीएम ने बोल दिया, मोदी ने देश के नाम संबोधन दे दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, फिर
बीजेपी ने अपनी स्टेट, जिला, ब्लॉक इकाइयों को टास्क दी कि हर जगह विपक्ष के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, मार्च निकालो। उन्होंने किया। अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दी कि महिलाओं को घर घर जाकर बताओ कि विपक्ष ने क्या किया है। यहां तक कि छोटे छोटे मोहल्लों में महिलाओं को इकट्ठा करके उन्हें मोदी का भाषण सुनाया गया। इसके अलावा बीजेपी के पास तमाम वोटर्स के व्हाट्सएप नंबर हैं, बूथ एजेंट्स और पन्ना प्रमुखों के, वर्कर्स के व्हाट्सएप ग्रुप हैं। अलग अलग जातियों, वर्गों, इलाकों, सोसाइटीज के अलग अलग ग्रुप हैं। सभी में मोदी का भाषण, पार्टी के बयान, पोस्टर और जो लेख हैं वो डाले गए हैं। मतलब इस काम पर हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर सीएम तक की ड्यूटी लगाई गई। और ऐसा नहीं है कि वैसे ही किसी विधायक या जिला अध्यक्ष ने बोल दिया कि हाँ जी मैंने महिलाओं से बात कर ली है। ना 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 ना, इसकी बाकायदा वीडियो और फोटो प्रूफ दिखाने होते हैं। तमाम लोगों की जो एक्टिविटीज होती है उसकी मॉनिटरिंग होती है। यानी मोदी ने जो कहा, बीजेपी ने जो एजेंडा दिया, उसे वहां तक संगठन ने पहुंचाया जहां तक पहुंचना चाहिए। इसलिए आपको आपके मोहल्ले का कोई कान पे बीड़ी टांगने वाला बंदा भी वो बात रिपीट करता हुआ मिल जाएगा जो बात मोदी ने अपने किसी भाषण में या संसद में बोली थी। फिर यही संगठन आपका एसआईआर में हेल्प करता है। किसकी वोट बनवानी है, किसकी कटवानी है, किसकी जुड़वानी है, कौन हमारा है, कौन अगेंस्ट है, क्योंकि उनके पास हर एक वोटर की जानकारी होती है। संगठन के पास उनका काम होता है। और फिर वोटिंग वाले दिन किसकी वोट गिरवानी है, किसे बाइक पर लेकर जाना है, किसे गाड़ी में लाना और किसके लिए ट्रेन की टिकट बुक करवानी है, ये संगठन ही सारा काम करता है। ऐसा नहीं है कि बिहार या बंगाल में इलेक्शन है और रेलवे स्टेशन पर कोई भी मिला उसे ट्रेन में बैठाया और आके वोट करवा दी। ना 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 ना, इसके लिए भी दो दो स्टेट का संगठन काम करता है। बंगाल वाला गुजरात वाले को बताता है कि फलाना बंदा ढिमकी जगह पे ये काम करता है, उससे बात करो, उसकी टिकट करवाओ, इस दिन उसको यहां भेजो, तब वो आता है और वोट करता है। वहीं दूसरी तरफ आप और दलों का एग्जाम्पल लीजिए, कांग्रेस का एग्जाम्पल ले लीजिए। राहुल गांधी ने संसद में भाषण दे दिया या दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो यूट्यूब पे डाल दी, बात खत्म। कांग्रेस वाले ये देखकर खुश हो जाते कि देखो देखो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर 10 लाख व्यू आए हैं और मोदी के चैनल पर सिर्फ 1 लाख। हा हा हा, कांग्रेस जीत गई। लेकिन कांग्रेस ये नहीं देखती कि भाई जो बात मोदी ने कही है वो सिर्फ मोदी के यूट्यूब तक सीमित नहीं है। वो बयान तो सारे न्यूज चैनल 2 दिन तक चला रहे हैं, अपना वर्जन उसमें जोड़ के चला रहे हैं। उनके चैनल्स के सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके ऊपर वो वीडियो अवेलेबल है। बीजेपी की अपनी बहुत बड़ी सोशल मीडिया है, उसके चैनल्स हैं, अकाउंट्स हैं, पेजेस हैं, उन पर वो सब जा चुका है। और सबसे जरूरी बात, ये लोगों के व्हाट्सएप पे जा चुका है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी या पार्टी के एजेंडा को पहुंचाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, और ना ही एक्टिव संगठन है, ना एक्टिव पदाधिकारी है, और ना ही उनको एक्टिव करने के लिए टाइम टाइम पर ऐसी कोई टास्क दी जाती है, और ना ही टास्क देने के बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है कि हमारा बताया काम इन लोगों ने किया भी है या नहीं। इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस के जो मुद्दे होते हैं वो जनता में जाके इको नहीं करते हैं, और लोग उसी बात को ज्यादा याद रखते हैं जो उनके कानों में बार बार जाए, बार बार बजे। और ये काम सिर्फ संगठन कर सकता है, और ये काम कोई भी पार्टी कर सकती है। इसके लिए ना चुनाव आयोग किसी को रोक सकता है, ना ही ईडी सीबीआई किसी को रोक सकती है। अब चुनावी स्ट्रेटजी का एक एग्जांपल ले लीजिए। बीजेपी चुनाव से कई महीने पहले, असल में तो कई साल पहले भी, अपने नेताओं की, प्रभारियों की, दूसरे स्टेट के नेताओं की ड्यूटी चुनावी स्टेट में लगा देती है। ड्यूटी का मतलब यह है कि हर एक सीट पर अलग अलग टीम बनाई जाती हैं। वहां पार्टी की क्या सिचुएशन है, कौन सा वर्ग, कौन सा इलाका, कौन सी जातियां हमें वोट दे रही हैं, कौन सी जातियां वोट नहीं दे रही हैं, उन जातियों को मनाने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे फलाने गांव में भाई यादव ज्यादा हैं तो ठीक है, वहां उस गांव में जिम्मेदारी लगेगी मध्य प्रदेश वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव की, और मोहन यादव को यह काम करना पड़ेगा। उनका बाकायदा रिपोर्ट कार्ड चेक होगा कि उस गांव से बीजेपी को कितने वोट पड़े। फलाने इलाके में अगर ठाकुर ज्यादा हैं
तो भाई योगी आदित्यनाथ की रैली करवाओ। कहां कौन सा कैंडिडेट सही रहेगा और कहां डमी कैंडिडेट उठाना सही रहेगा जो हमारे अगेंस्ट कैंडिडेट की वोट काट सके, और कहां बीजेपी की बजाय निर्दलीय कैंडिडेट को जितवाना सही रहेगा। जी हां, हरियाणा में बीजेपी ने यह गेम किया। 3-4 सीटों पर अपने ही कैंडिडेट की बजाय अपनी वोट इंडिपेंडेंट की तरफ शिफ्ट कर दी। सिरसा में तो गोपाल कांडा को जितवाने के लिए बीजेपी ने अपने खुद के कैंडिडेट का पर्चा ही वापस करवा दिया, जबकि कांडा के साथ बीजेपी का कोई घोषित गठबंधन नहीं था। मतलब बीजेपी के भीतर ये सब चुनावी स्ट्रेटजी तैयार होती है, कई पहले तैयार हो जाती है। हर सीट, हर बूथ, हर एक वोटर की मार्किंग की जाती है। रोज शाम को रिपोर्ट बनती है जो सीधे दिल्ली जाती है और हफ्ते महीने के बेसिस पर रिपोर्ट का एनालिसिस होता है। संगठन को बूस्ट करने के लिए भी अमित शाह से मीटिंग करवानी है, मोदी की बूथ वर्कर से मीटिंग करवानी है, महिलाओं से बात करवानी है, ये सब करवाया जाता है। नाराज नेताओं को कैसे मनाना है, दूसरी पार्टी के नेताओं को कैसे अपने साथ लाना है, ये सब उनकी चुनावी स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। लेकिन बाकी जो दल हैं, कांग्रेस का ही एग्जाम्पल, कांग्रेस में इलेक्शन का ऐलान होने से पहले कोई एक्टिविटी, कोई मीटिंग, कोई स्ट्रेटजी टीम होती ही नहीं, कोई मैनेजमेंट वर्क होता ही नहीं। इलेक्शन का ऐलान होने के बाद दिल्ली में टिकट के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। 15 दिन पहले टिकट का ऐलान होता है और जिसको टिकट मिलती है उसका काम होता है कि अभी तू लड़, तू जीत सकता है तो तू जीत। 15 दिन में वो अपने वर्करों की टीम बनाता है। भाई 15 दिन में बूथ वर्कर तक तैयार नहीं होते। हर एक गांव, हर एक मोहल्ले में चुनाव प्रचार करना तो आप भूल ही जाइए। जिन लोगों को भाई अपनी टिकट पक्का हो वो बेशक पहले से कुछ तैयारी करके रखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी कैंडिडेट बना दिया गया, टिकट दे दी गई और उसको आते ही एक बना बनाया संगठन मिल गया, बने बनाए कार्यकर्ता मिल गए और बनी बनाई स्ट्रेटजी मिल गई। ऐसा नहीं है। बस फिर 10 रैली खुद कैंडिडेट करेगा, 1-2 रैली राहुल गांधी की करवा दो, प्रियंका गांधी आ सके तो 1-2 रैली उनकी करवा दो, हो गया इलेक्शन। अब रिजल्ट वाले दिन हमारे यूट्यूबर बता देंगे कि कांग्रेस ने तो बहुत मेहनत की, तेजस्वी यादव ने तो बहुत मेहनत की, राहुल गांधी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, ये तो ईवीएम में गड़बड़ है, इसके चलते बीजेपी जीत गई। यार अगर आपको चुनाव पर, ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है, आपको लगता है कि सारा खेल फिक्स है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट ही क्यों करते हो? बायकॉट करो, जनता को भी पता चले कि भाई तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, तुम लोगों की वोट का कोई मतलब बचा ही नहीं है। हारना तो वैसे भी है, कम से कम बायकॉट करके हार जाओ। जनता के दिल में ये लोकतंत्र और चुनाव का भ्रम तो खत्म हो जाएगा। और अगर चुनाव में आप पार्टिसिपेट कर ही रहे हो तो फिर मेहनत करो, बेहतर स्ट्रेटजी बनाओ, बीजेपी से मजबूत संगठन बनाओ। खुद को नहीं पता तो बीजेपी से सीख लो कि कैसे एक एक बूथ, एक एक वोटर की मार्किंग होती है, इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, ड्यूटी निर्धारित होती है, जिम्मेदारियां तय होती है, कैसे अपनी पूरी लीडरशिप को इलेक्शन में झोंका जाता है, उनसे काम लिया जाता है। कुल मिलाकर ऐसा है दोस्तों, बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाइए, ये काम हम भी करेंगे, बहुत मजबूती से करेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों की अपने भीतर झांकने की भी एक जिम्मेदारी है, इससे आगे चलकर भी काम करने की जिम्मेदारी है। अंपायर अगर बिका हुआ है, ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन आपकी टीम क्या जीत के लिए तैयारी भी कर रही है? क्या वो नेट्स पर पसीना बहा रही है? क्या वो विरोधी टीम के मुकाबले कहीं भी ठहरने लायक है? ये सवाल अपनी जगह है और ये सवाल हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष भी जिंदा रहे। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के, इस टॉपिक के बारे में, और 5 जो स्टेट्स हैं उनका जो रिजल्ट आया है उसके बारे में जो भी आपकी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।